जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 2. सेंडाई फ्रेमवर्क मानता है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्य की भूमिका प्राथमिक है। 3. कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRT) नई और मौजूदा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 3, B. केवल 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। NDMA की स्थापना और राज्य तथा जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा अनिवार्य है। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए NDMA अनिवार्य है। भारत रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के लोकाचार के विकास की कल्पना करता है। भारत सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और लोगों की भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी संचालित, सक्रिय, सुरक्षित, आपदा प्रतिरोधी और गतिशील भारत के निर्माण के लिए बहु जोखिम और बहुक्षेत्रीय रणनीति के विकास हेतु प्रयासरत है। NDMA के 5 प्रमुख प्रभाग हैं: नीति और योजनाएं, शमन, संचालन और संचार एवं सूचना तथा प्रौद्योगिकी, प्रशासन और वित्त। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2015 के बाद के विकास एजेंडा का पहला बड़ा समझौता था और सदस्य देशों को आपदा के जोखिम से विकास लाभ की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई प्रदान करता है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRT राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की एक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वैधानिक निकाय इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित किया गया था। 2. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ कृषि व्यवसाय पुरस्कार के लिए इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. प्रसंग मात्स्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB हैदराबाद को सर्वश्रेष्ठ कृषि व्यवसाय पुरस्कार के लिए इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन हितधारकों को समर्पित एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय भूमिका निभाते हुए मात्स्यिकी क्षेत्र को प्रदान की गई सेवाओं और समर्थन की स्मृति में किया गया। एग्रोवर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला
2022 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संघों और संबंधित संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग पर भारत सरकार के एक निकाय इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (ICFA) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ICFA किसानों, खाद्य और कृषि उद्योगों से संबंधित नीतिगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्ष 2015 में बनाया गया एक शीर्ष थिंक टैंक है। मेले में खाद्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे मुख्य क्षेत्रों में प्रमुख हितधारकों द्वारा हासिल किए गए विकास, आधुनिकीकरण और विभिन्न आवश्यकता आधारित परियोजनाओं में इसके विस्तारित समर्थन को प्रदर्शित किया गया। प्रौद्योगिकी उन्नयन करना, जलीय कृषि में प्रजाति विविधीकरण करना, नई और उन्नत मछली किस्मों का प्रसार करना, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मत्स्य पालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि लाना, मछुआरों की आजीविका में सुधार करना, मत्स्य पालन में उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देना। भारत में टेलीविजन चैनलों के लिए वर्ष 2022 के नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चैनल एक दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और जनहित संबंधित सामग्री प्रसारित कर सकते हैं। 2. कंपनियों LLP को भारतीय टेलीपोर्ट से विदेशी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति होगी। 3. कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. केवल 1, C. 1, 2 और 3, D. 2 और 3। उत्तर C। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य हो गया है। जिन कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी LLP फर्मों को एक चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति है, वे राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर एक दिन में न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण कर सकते हैं। यह प्रावधान इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि एयरवेव्स फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। 8 सूचीबद्ध विषयों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण शामिल है। समेकित दिशा निर्देश उन चैनलों को छूट देते हैं जो खेल से संबंधित चैनल शामिल हैं और जहां की ऐसी सामग्री प्रसारित करना संभव नहीं होगा। नए दिशा निर्देश वर्ष 2011 के दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे, जो कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी LLP फर्मों को अनुमति संबंधी मुद्दों को आसान बनाएंगे। अब कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण की अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। लाइव प्रसारण के लिए केवल कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा। अब स्टैंडर्ड डेफिनिशन या हाई डेफिनिशन या भाषा में परिवर्तन या प्रसारण के तरीके के रूपांतरण के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, केवल पूर्व सूचना ही पर्याप्त होगी। टेलीपोर्ट हब LLP कंपनियों को भारतीय टेलीपोर्ट से विदेशी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति होगी। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल प्रदूषण के स्रोत के रूप में कार्य करता है? 1. खनिज धूल, 2.
समुद्री स्प्रे। 3. शहरी स्मॉग। 4. वाहन निकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी। प्रसंग। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि पश्चिम बंगाल में एरोसोल प्रदूषण बढ़ने और एरोसोल प्रदूषण के लिए अत्यधिक संवेदनशील रेड जोन बने रहने का अनुमान है। यह बिहार के बाद देश में दूसरा सबसे अधिक अनुमानित एरोसोल प्रदूषण स्तर है। एरोसोल को मुख्य रूप से वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाने वाले गैसीय या तरल वातावरण में निलंबित तरल या ठोस कणों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत छोटी और हल्की तरल बूंदें और ठोस कण जमीन पर गिरे बिना लंबे समय तक हवा में तैर सकते हैं। जब पार्टिकुलेट मैटर को गैस वायु में निलंबित रहते हैं तो इसे एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल कण विभिन्न स्रोतों से आते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, जबकि अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। एरोसोल कणों का महत्वपूर्ण स्रोत खनिज धूल, समुद्री स्प्रे, समुद्री नमक। जब समुद्र में लहरें टूटती हैं, एरोसोल कण बनते हैं। शहरी धुंध, आग का धुआं, वाहन निकास और कारखाने हैं। उच्च एरोसोल हेतु अन्य प्रदूषकों के साथ साथ धूल, काला और कार्बनिक कार्बन और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 भी जिम्मेदार हैं। अगर ऐसे वातावरण में सांस ली जाती है तो ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एरोसोल दृश्यता को कम करता है और वायुमंडलीय रासायनिक संरचना को प्रभावित करता है। यह बादल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के लिए नाभिक के रूप में कार्य करता है। जब पार्टिकुलेट मैटर मानव श्वसन प्रणाली में प्रवेश करता है तब स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न करता है। अस्थमा में वृद्धि, फेफड़े की कार्यक्षमता में कमी, वायुमार्ग में जलन, खांसी और सांस लेने में कठिनाई, हृदय और फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में समय से पहले मौत, गैर घातक दिल का दौरा, अनियमित दिल की धड़कन। भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। 2. न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 3. न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे जिसने निजता के अधिकार पर फैसला दिया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A 1 और 2, B केवल 3, C 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर डी। संदर्भ: न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की जगह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इसमें उस समय अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। सर्वोच्च न्यायालय 2019 ने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। CJI की प्रशासनिक शक्तियां CJI के कार्यालय को प्राइमस इंटर पारिस के रूप में संदर्भित करना आम बात है, अर्थात बराबर में प्रथम, और उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। CJI न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। अपनी प्रशासनिक क्षमता में मुख्य न्यायाधीश विशेष पीठों को मामले आवंटित करने के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और एक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग बिना किसी सामूहिक सहमति के और बिना किसी बताए कारण के किया जा सकता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ निम्नलिखित महत्वपूर्ण बेंच का हिस्सा रहे हैं: अयोध्या भूमि विवाद, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, गोपनीयता का अधिकार, आधार योजना की वैधता, समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, धारा 377।